हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेड ऑफ़ इनकम जो सैलरी है उसका सेक्शन नंबर 14 जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका जो टाइटल है वो है एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स है। ठीक है, तो हम इसको इस लेक्चर में है ना इसको डिटेल के साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे। हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे और पहले इसको समझेंगे। ठीक है, और जो MCQs क्लास इंपॉर्टेंट है उसको भी सारे ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, पहला आ जाता है ये मैं आपको बुक बता दूँ, यहाँ से हम करेंगे या सेक्शन नंबर 14 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से लेते हैं वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शेल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। चलिए मैं आपको बता दूँ, जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम होता है ना, मैं पहले ये समझा दूँ कि कोई कंपनी का आप हिस्सा बन जाते हैं ना, तो आप क्या होता है आपको जो है ना एक ऑप्शन दिया जाता है ना कि आप कंपनी में से जो है ना वो शेयर ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई कंपनीज हो, तो वो जो है ना वो शेयर जो है ना वो ये जो स्कीम्स है वो चलाते रहते हैं। ठीक है, कि एम्प्लॉई इसका जो भी एम्प्लॉई है वो क्या कर सकते हैं, इस शेयर्स में वो स्कीम में से जितने भी शेयर उनको दिए जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें से ख़रीद सकता है। ठीक है, उसको बाय कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, पहले ऑप्शन ये कहते हैं कि राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, इसमें से पहले क्या है, वो कहता है कि अगर आपको जो है ना एक कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2021 है। ठीक है, 2021 में क्या कोई कंपनी का जो है ना वो हिस्सा बन जाते हैं, उस एम्प्लॉय होने के नाते आपको ये जो है वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है ना वो आपको जो है ना वो आपको वो ऑफ़र कर देता है। ठीक है, तो तो आप जैसे भी हिस्सा बन गए ना, तो आपने क्या किया, तो उसको कंपनी ने आपको जो है ना वो राइट दे दिया है कि आप इसमें से ख़रीद सकते हैं। अब वो कहते हैं राइट टू ऑप्शन एक्वायर शेयर अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम नॉट चार्जेबल टैक्स। अब कंपनी ने आपको राइट तो दे दिया है, आपको ऑप्शन तो दे दिया कि आप अपने शेयर्स इसमें से ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपने अभी ख़रीदे नहीं है। ठीक है, ये सब आपके पास अभी ऑप्शन है। तो उस सूरत में क्या होगा, जो भी इसको ये अमाउंट क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ ए राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, उसके ऊपर जो है ना वो कोई भी टैक्स नहीं लगना, इनकम टैक्स कोई नहीं लगना। ठीक है, किस सूरत में, अगर वो ये कहें कि वो आपको ऑप्शन दे दे, यानी आपको राइट दे दे, लेकिन आपने अभी उसको ख़रीदी नहीं है, उसको बाय नहीं की है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपके पास तो जो भी इसकी वैल्यू होगी, यानी अगर इसने आपको जो है ना वो 10,000 शेयर जो है ना, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको उसने ऑफ़र कर दिए हैं, लेकिन आपने उसको ख़रीदी नहीं है, बस इसने सिर्फ ऑफ़र की है। ठीक है, आपने अभी राइट को एक्सरसाइज नहीं किया है। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, 10,000 शेयर की जितनी भी वैल्यू होगी ना, इनके ऊपर कोई भी जो है ना वो इनकम टैक्स कोई चार्ज नहीं होगा, जब तक आप उसको राइट को एक्सरसाइज ना करें। राइट को एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि जब तक आप इसको जो है ना इस ऑप्शन को अवेल ना करें। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास एक राइट है, एक ऑप्शन है, कंपनी ने आपको दी है कि आप इसमें से ख़रीद सकते हैं, लेकिन अभी आपने ख़रीदे नहीं है, तो उस सूरत में इसकी जितनी भी वैल्यू की, मैंने जहाँ पर एग्जांपल दिया, अगर कंपनी ने आपको ऑफ़र किया 10,000 शेयर्स इस स्कीम के तहत, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत, तो वो अमाउंट क्या होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगना। ठीक है, नहीं लगेगा। चलिए सुन, यहाँ पर एक चीज़ को जो ना आप क्लियर कर लें, ये कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ज़रूरी है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर वो आ जाते हैं, ये जो सेक्शन नंबर 14 है इसका सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, ये हमने 1 पढ़ लिया, ये अभी 2 है। वो कहते हैं वेयर इन अ टैक्स एम्प्लॉय इज इशूड विद शेयर अंडर द एम्प्लॉय शेयर स्कीम इंक्लूडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ, हाँ, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एक्सरसाइज कर लिया ना, ऑप्शन और राइट टू एक्वायर द शेयर, आपने उसको क्या किया, उसको एक्सरसाइज किया, तो उस सूरत में क्या होगा, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट ईयर shall include the fair market value of the share determined at the time of issue as reduced by consideration। अब इसमें क्या होगा, इसका जो मेन कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं कि अगर इसने जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल था, ठीक है, जो कंपनी ने उनको ऑप्शन दी थी, अगर उसने उस राइट को क्या किया, उसने एक्सरसाइज कर दिया। ठीक है, उसने उसको क्या किया, उस राइट को एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि उसने शेयर्स वाकई उसने ख़रीद लिए। ठीक है, कंपनी ने जो उसको ऑप्शन दिया था उसको क्या कि इसने एक्सरसाइज किया, कि उसने एक्सरसाइज का मतलब ये कि उसने वो शेयर्स ख़रीद लिए। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उसको यहाँ पर क्या होगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उस सूरत में क्या होगा, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये कैसे पे करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसने मजीद इसने एक्सप्लेनेशन दिया ना, यहाँ पर
include the share market fair market value of the share determined at the time of issue as reduced by the consideration given by the apply for the share include any amount given as the consideration for the grant of the share or to acquire the share. अब एग्जाम्पल मैं इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। शेयर एक मार्केट में जो है ना वो मिसाल के तौर पर जो शेयर्स है इसकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी जो एम्प्लॉय जो शेयर स्कीम की तरह जो एम्प्लॉय ने जो है ना वो एम्प्लॉयर ने इसको जो ऑफ़र की हैं उनकी एक मार्केट वैल्यू का मतलब ये है जो मार्केट में जो है ना वो जिस रेट पे मार्केट में क्या करती है शेयर क्या करती है बिकती है, ठीक है, उसका क्या उसको फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। जिस रेट पे जिस वैल्यू पे शेयर बिकती है उसकी क्या है उसकी अमाउंट है एक शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसकी है $10 है। अब एम्प्लॉय ने क्या किया इसने राइट को इसको क्या किया इसने इस राइट को एक्सरसाइज किया और वो शेयर्स खरीद ले। हम सपोज करते हैं कि इसने एक शेयर जो है ना वो $6 का जो है ना इसने खरीद लिया, ठीक है। तो पीछे कितने रह गए 10 में से 6 गया $4, पीछे $4 रह गए, $4 लगे। तो अब वो कहते हैं कि इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर जो है ना वो ये जो अमाउंट वो जो है ना वो ये होगा ना इसके ऊपर जो है ना वो क्या लगेगा टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो लगेगा। ये क्या होगा ये सैलरी का जो है ना वो पार्ट जो है ना वो बनेगा, ज़ाहिर जो वो सैलरी का जो पार्ट बनेगा तो उसके ऊपर जो है ना वो इसी अमाउंट के ऊपर जो है ना फिर क्या लगेगा वो टैक्स लगेगा, ठीक हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है ना $4, ठीक है, ये सैलरी का पार्ट बनेगा और ज़ाहिर जब वो सैलरी का पार्ट बनेगा तो इसके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर इसने एक्सरसाइज राइट को एक्सरसाइज किया तो फिर उस सूरत में उसको टैक्स कैसे जो है ना वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने समझा दिया। फिर आगे वो कहता है ये कौन सा है, ये आगे अभी आ गया ये वाला आ गया क्लास सब क्लास, ये है क्लास 14 है, इसका सब क्लास 3 है। वेयर द शेयर इशू टू एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉय शेयर की आर सब्जेक्ट टू अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर। अच्छा, यहाँ पर वो कहता है किस सूरत में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ना वो सैलरी का हिस्सा बनेगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन जो मैंने पहले जिक्र किया था। तो वो कहते हैं अगर आपको इम्प्लाई शेयर स्कीम के तहत आपको जो है ना वो शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है उस शेयर पे उसको ट्रांसफ़र करने में पाबंदी है। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि आप किसी और एम्प्लॉय को बेच सकते हैं, लेकिन अगर उस पर पाबंदी है यानी आप उस शेयर को किसी और को बेच नहीं सकते, ठीक है, और एम्प्लॉय शेयर स्कीम की आपको ऑफ़र कर दी जाती है लेकिन उनको आपको क्या कर सकते उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ऐसे सूरत में क्या होगा इसकी जितनी भी वैल्यू होगी इसके ऊपर जो है ना कोई भी जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी वो क्या होगा ना सैलरी का हिस्सा बनेगा, ठीक है, और ना उसके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स जो है ना वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत जो आपको शेयर्स इशू होते हैं वो सारे क्या होते हैं वो सैलरी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये बताया था, ये देखो यहाँ पर सैलरी का हिंट में मैंने यहाँ पर बताया था कि क्या होता है कि एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स सैलरी अंडर सेक्शन 14 होगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात कर रहे हैं वो क्या होगा सैलरी का हिस्सा बनेगा। लेकिन ये एक्सेप्शन है, इनके ऊपर जो ना ये सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा और ये जाना एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ये सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा, ना इनके ऊपर टैक्स जो है ना वो लगेगा। कौन से अगर वो शेयर क्या हो वो ट्रांसफरेबल ना हो यानी किसी और एम्प्लॉय को आप बेच नहीं सकते, आपके ऊपर पाबंदी है। तो ये दोनों एक्सेप्शन आ गए, ये क्या होगा इस सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया जो सब सेक्शन है, ठीक है, ये 14 इसको सेक्शन कहा जाता है, ठीक है, ये सेक्शन है, जबकि इसके अंडर जो आता है ये सारे क्या है सब सेक्शन है, ठीक है, ये 2 3 क्या है सब सेक्शन है, ठीक है। तो हमने ये 3 पढ़ लिया, ये जो अच्छा इसको इसकी जो अंदर है ना सब सेक्शन के अंदर जो ABC है वो उसको क्या कहते हैं उसको क्लॉजेस कहा जाता है, ठीक है ना, उनको क्लॉजेस जो है ना वो कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा हम जो है ना इस पॉइंट को जो है ना वो डिस्कस करने के बाद हम पहले जाना वो ये इनको बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स फिर आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉयर शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द टाइम द एम्प्लॉय हैज द फ्री राइट टू ट्रांसफर ऑफ द शेयर और डिस्पोज ऑफ द शेयर एज द केस मे बी एज रिड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉय। अच्छा इसमें वो ये कहता है कि अगर अगर एम्प्लॉय के पास ये राइट है कि वो अपने शेयर क्या कर सकते हैं किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेच सकते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा उस सूरत में क्या होगा कि उनके ऊपर जो है ना वो जो भी टैक्स होगा ना इनकम टैक्स होगा वो क्या होगा वो चार्ज होगा, यानी वो क्या होगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा, ठीक है, वो अमाउंट, ठीक है। अगर वो कौन से अमाउंट जिनके ऊपर जो है ना वो राइट है कि वो किसी को बेच सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या था यहाँ पर जो सब सेक्शन 3 था यहाँ पर क्या था वो यहाँ पर क्या था वो बेच नहीं सकता था, ठीक है, ये बेच नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि अगर उस केस में यहाँ पर
ये कौन सा है, ये जो सब सेक्शन है इसका क्लाज है, ठीक है, क्लाज बी कहते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में क्या होता है, वो अपने शेयर को अगर इन केस वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, अगर उनके पास ये राइट है कि उसको ट्रांसफ़र कर दे, तो उस सूरत में क्या होगा, उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स, इसकी वैल्यू के ऊपर जो है ना जितने भी शेयर की वैल्यू होगी, ठीक है, इनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, हम इस एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि इसकी जो एक शेयर्स है, ठीक है ना, हम कहते हैं जो इनको एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत जो उनको शेयर्स अवेलेबल है उनकी ऑप्शन, ठीक है। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि एक शेयर की कीमत जो है ना वो 10 रुपये है, ठीक है ना, इसने एक शेयर जो है ना वो 30 का जो है ना उसको बेच दिए है, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि उस बंदे ने जो जिसके ऊपर जो है ना जिनको जो है ना वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत जो शेयर्स अवेलेबल थे, उसने क्या किया, उस राइट को एक्सरसाइज किया और वो शेयर किया, उसने ख़रीदे, फिर उसको क्या उसको बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसने ख़रीदा कितना क्या था, 10 रुपये का जो है इसने इसने एक शेयर ख़रीदा था, लेकिन अब क्या कहते हैं वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो है ना वो उसको बेच रहे हैं, ठीक है ना। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 30 रुपये, और उसको जो है ना उसके 30 रुपये को पूरे इसने बेच दिए। तो अब इसमें डिफरेंस कितने आ गए, 30 में से 10 माइनस किया तो 20 रुपीज़ जो है ना वो आ गए। तो 20 रुपीज़ क्या होगा, वो कैपिटल गेन होगा, और उनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर जो है ना वो पास सैलरी का पार्ट होगा, और उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कैपिटल गेन होगा ना, वो इस सूरत में हम कहते हैं ना, हमने जो कहा था इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हम इसकी बात नहीं कर रहे, वो एडिशनल शेयर थे। लेकिन जो इम्प्लाई शेयर स्कीम के तहत जो शेयर्स इशू किए जाएंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, उनकी अमाउंट सैलरी का हिस्सा बनेगा, और उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा। लेकिन जो शेयर इम्प्लाई शेयर स्कीम के अलावा कोई इशू किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो फिर क्या होंगे, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो है ना वो आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम उसकी बात कर रहे हैं ना, वो हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लाई जो कि शेयर इशू की गई, इम्प्लाई शेयर स्कीम के तहत शेयर जो इशू की, हम इसकी जो है ना वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसने इतने 30 रुपये का ख़रीदा है, 10 रुपये का इसने सॉरी इसने 10 रुपये का ख़रीदा था, 30 रुपये का बेचा है, तो इसमें डिफरेंस कितने आएगा, कैपिटल गेन कितने है, 20 रुपये का। तो अब इसके ऊपर ये सैलरी, ये अमाउंट क्या होगा, सैलरी का पार्ट बनेगा, और इसके ऊपर जाना वो जो इनकम टैक्स होगा वो क्या बनेगा, क्या होगा, वो चार्ज होगा, ठीक है। ये सुन, यहाँ पर जो है ना एक दूसरा केस भी है, ठीक है, इसको आप ज़हन में रखिए, दोनों केस अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि इस बंदे ने, जिसको एम्प्लॉय ने जो है ना, एम्प्लॉयर ने जो है ना, वो एम्प्लॉयर ने या कंपनी जो है ना वो शेयर एम्प्लॉय शेयर स्कीम की तरह ऑफर किए थे, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपये, यानी कंपनी उसे 10 रुपये जो है ना एक शेयर के बदले क्या करे, वो ले रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये भी केस हो सकता है कि कंपनी उसको जो शेयर जो है ना एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत जो है ना वो शेयर जो अवेलेबल उनको ऑफर कर रहा है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है, एम्प्लॉय को कोई पैसे नहीं देना पड़े कंपनी को। तो उस सूरत में क्या होगा, अगर वो कब उन शेयर को क्या अगर उनको बेचेगा, उनको डिस्पोज ऑफ करेगा, ठीक है ना, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है ना, तो वो इसके ऊपर जो है ना फिर क्या होगा, उनके ऊपर जो है ना वो क्या होगी, वो सैलरी का हिस्सा बनेगी, और उनके ऊपर जो है ना वो जो इनकम टैक्स है वो क्या होगा, वो चार्ज होगा। ये कौन सा केस था, इन केस जो कंपनी ने एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत जो शेयर ऑफर की थी, उसके बदले में एम्प्लॉय ने इससे कुछ अमाउंट भी ली है, ठीक है, अमाउंट भी ली है, क्योंकि ये कंपनी से खरीद रहे हैं ना, तो कंपनी ने उससे 10 रुपये भी लिए हैं, ठीक है, और उसने शेयर एक शेयर इसने दे दिया, उस एम्प्लॉय को दे दिया। लेकिन ये भी है कि कंपनी जो है ना वो उसको सारे के सारे शेयर क्या कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, यानी कंपनी इसके बदले में कोई पैसे नहीं ले रही एम्प्लॉय से, ठीक है। तो ये भी केस हो सकता है। तो उस सूरत में क्या होगा, जो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, जितने भी शेयर होंगे, उसके ऊपर क्या होगा, वो क्या होगी, सैलरी का पार्ट बनेगी, और उनके ऊपर जो है ना वो क्या होगा, चार्जेबल टू टैक्स, उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो लगेगा। फेयर मार्केट वैल्यू का वो मतलब ये है कि जिस रेट के ऊपर जो है ना, जिस वैल्यू के ऊपर जो है ना आप उसको बेचते, जिस प्राइस के ऊपर क्या कहते हैं आप शेयर की खरीदो फरोख्त होती है, उसको फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाता है, ठीक हो गया। तो इन दोनों को डिफरेंस को जो है ना वो याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, द अमाउंट चार्जेबल टू एम्प्लॉय शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द टाइम द एम्प्लॉय हैज अ फ्री राइट टू ट्रांसफर द शेयर डिस्पोज ऑफ द शेयर, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, अगर ये कौन सा केस है, ये पहला वाला केस है, ये अगर एम्प्लॉय सॉरी अगर कंपनी एम्प्लॉय से कोई पैसे वसूल नहीं करती इस शेयर के बदले में, ठीक है ना। लेकिन आगे वो वो आगे कहते हैं as the case may be as reduced by any consideration given by the employee for the share including any amount given as a consideration for the grant of a right to acquire the share। लेकिन अगर कंपनी क्या करते हैं, इस शेयर के बदले में अगर उसे पैसे भी वसूल करे, ठीक है ना, गैर कंपनी क्या करती, उस सूरत में एम्प्लॉय को जो है ना वो शेयर तो मुफ्त में नहीं देते, उसने गोया इसने राइट तो दे दिए हैं, लेकिन उस राइट के बदले क्या करते, इसके अलावा वो क्या करते हैं, इसके बदले में वो चार्जेस भी लेते हैं उस शेयर के। तो अगर केस अगर कंपनी जो है ना वो
चार्जेस लेती है तो वो क्या होगा, ये वाला केस होगा। और केस में क्या होगा, जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर जो है ना वो सैलरी का पार्ट बनेगा और वो क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कंपनी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, कोई भी इसके बदले में कोई चार्ज नहीं करते अपनी एम्प्लॉई से, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना इसके ऊपर जो है ना वो क्या होगा, जो टैक्स होगा वो लगेगा, वो क्या होगी, वो सैलरी का पार्ट बनेगी, ठीक है। ये डिफरेंस आप क्लियर लगे, ये दोनों अलग अलग केसेस है। अच्छा, हमने ये पॉइंट समझ लिया, ठीक है, ये बी जाना वो समझ लिया क्लास, ठीक है। अब ये जो है ना वो उसकी बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉस्ट ऑफ शेयर की कास्ट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज क्लास से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो वो कहते हैं वेयर इन टैक्स एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ ए राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉय शेयर्स स्कीम, ठीक है। अब डिसीजन वो ये कहता है कि एक एम्प्लॉय था, इसके ऊपर ये राइट था कि वो क्या करे, शेयर्स को क्या करे, वो ख़रीद सकता है, लेकिन इसने शेयर को एक्सरसाइज नहीं किया, उसने वो ख़रीदे नहीं है। उनके पास वो राइट था, उसने राइट क्या किया, उसने डायरेक्ट किसी एम्प्लॉय को जो है ना वो बेच दिया, इसने अभी वो राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, लेन यानी उसने कंपनी से शेयर्स ख़रीदे नहीं है, बल्कि उनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल कंपनी ने उसको दिया था कि आप इतने शेयर जो है ना कि ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसने ख़रीदने के बजाय डायरेक्ट जो है ना उसने क्या किया, एम्प्लॉय को किसी और को जो है ना उसने एम्प्लॉय को क्या किया, वो क्या कि वो बेच दिए, ठीक हो गया। तो उस तरह में क्या होगा, इसके ऊपर जो है ना वो क्या लेते हैं, कौन सी अमाउंट के ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो लगेगा, इसने यहाँ पर कैलकुलेट किया, यहाँ पर इसने क्या किया, फार्मूला दिया है ए माइनस बी होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर वो क्या कर सकता है, अच्छा डियर स्टूडेंट, वो आगे वो यहाँ पर कहते हैं, मैं आपको ये बता दूँ, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड शेयर अंडर द हेड सैलरी फॉर द ईयर शेयर इंक्लूड द amount of any gain made on the disposal computed in accordance with the following formula। तो इसके इस फार्मूले के तहत जो है ना जो भी इसके ऊपर जो गेन होगा ना वो गेन क्या होगा, वो सैलरी का पार्ट बनेगा और वो क्या होगा, उनके ऊपर जो है ना वो चार्जेबल टू टैक्स, उनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स जो है ना वो लगेगा, ठीक है। अब इसने क्या कि ए क्या है, ए से क्या मतलब है, बी से क्या मतलब है। अच्छा वो कहते हैं कि ए इज़ द अमाउंट मनी, ए क्या है, मनी रिसीव्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ राइट, ठीक है। अब इसने क्या किया, 30 रुपये की मिसाल के तौर पर एक शेयर की कीमत क्या थी, इसने 30 रुपये का जाना एक शेयर जाना उसने बेचा है, लेकिन एक शेयर की कीमत कितनी थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, वो 20 रुपये आती, ठीक है। तो इसको अब गेन कितना हुआ, 10 रुपये का, इससे क्या हुआ, उसने क्या किया, उसको गेन जो है ना वो हासिल हुआ, ठीक है। लिहाजा जो गेन हासिल हुआ ना इसके ऊपर जो है ना क्या होगा, ये सैलरी का पार्ट बनेगा, ये अमाउंट, और ये क्या उनके ऊपर जो है ना इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये खुद कह रहा है, ये देखो किधर है, यहाँ पर द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर द ईयर शेल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी गेन मेड ऑन द डिस्पोजल कंप्यूटर इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग फार्मूला। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने बता दिए, ठीक है, इसमें से ए माइनस बी, ठीक है। ए क्या है, ये इसने इसके ऊपर सेल कर दिया है, इधर मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ राइट, वो जो वो सेल करेगा तो उनके ऊपर जो है ना वो इनके पास 30 रुपये आएंगे, ठीक है। और इधर द एम्प्लॉय कॉस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द राइट और ऑप्शन, और जो उसकी जो शेयर की जो कीमत थी वो क्या थी, 20 रुपये आती, ठीक है, हम सपोज करते हैं। तो इसके ऊपर जो गेन लगेगा ना, गेन 10 रुपये का, ये क्या होगा, सैलरी का पार्ट बनेगा, उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो उसको जो है ना वो देना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये जो है ना ये सारे जो है ना वो कवर हो गई, फार्मूला आपने याद रखना है। एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं कि ए स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर, ठीक है, तो आपको ये है ना याद रखना चाहिए। अगर कोई वो भी आ गया ना, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गया तो आप इसके थ्रू जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसको जो है ना मैंने सारा जो है ना इसको जो है ना वो समराइज़ किया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक जो 3 पॉइंट्स है इसको मैंने क्या किया, इसको समराइज़ किया, ठीक है। इसको आप समझना, ठीक है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं राइट टू एक्वायर शेयर, ठीक है। मैंने पहले क्या कि ये वाला पॉइंट मैंने समझाया था, ये वाला, ठीक है। ये बुक में कौन सा है मैं आपसे बुक से बता दूँ, ये वाला, इसका जो है ना वो क्लास कौन सा है, 14 क्लास है, इसका जो सब क्लास है 1। इस सूरत में वो कहते हैं अगर आपके पास कंपनी ने आपको राइट दे दिया है लेकिन अभी उसने राइट को अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया, एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपने अभी तक वो खरीदे नहीं है, बस आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या, अगर आपके पास सिर्फ राइट है और ऑप्शन है टू एक्वायर शेयर, उसकी सूरत में कोई भी जो है ना वो उनके ऊपर जो है ना कोई नो टैक्स जो है ना बोला, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगना, वो सैलरी का पार्ट बनेगा, ठीक है। इनकी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो ये वैल्यू की बात कर रहे थे, वैल्यू ऑफ द राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर। अगर आपकी बात किया, दूसरा केस क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर आप क्या कर सकते हैं, आपने शेयर जो है ना वो ख़रीद लिए हैं लेकिन क्या कि उसके ऊपर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन है, यानी किसी और को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उस सूरत में क्या, अगर आप शेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर जो है आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 हो गया,
फिर किस सूरत में आपको जो है ना वो टैक्स देना पड़ेगा, वो सैलरी का पार्ट बनेगा, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, ये एक्सेप्शन है जो मैंने बताया ये पहले लेक्चर में, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो सैलरी का हिस्सा बनेगा। वो कौन सा केस है, ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिस्पोज ऑफ शेयर। इन केस अगर आप उसको कहते हैं शेयर को डिस्पोज ऑफ करते हैं यानी उसको सेल करते हैं नंबर एक, या किसी और को जो है ना उसको बेचते हैं, ठीक है, एक ही बात है, ट्रांसफर करते हैं सेल करते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, जो भी गेन आपको हासिल होगा, आप बेचते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो भी गेन हासिल होगा वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, वो सैलरी का पार्ट बनेगा वो गेन, और उनके ऊपर जाना वो क्या होगा, उनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स जो रहा होगा वो लगेगा, ठीक है। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी है, यहाँ पर जो है ना वो एग्जांपल दी है, और यहाँ पर जो एग्जांपल दी थी, ठीक है, ये वाला 20 रुपये जो आपको कैपिटल गेन हासिल होगा, ठीक हो गया। तो इसका जो मेन जो समराइज़ जो मैंने किया ना, इसको 3 पॉइंट से मैंने इसको समराइज़ किया है कि इसमें से जो है ना वो MCQ जो है ना वो पूछ सकते हैं और आपने इसको याद रखना है। सर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट मैंने कहा था कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बिल्कुल ये वही पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर समराइज़ किया, वो बिल्कुल यही कह रहा है, ठीक है। वो कहते हैं नो अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी until the earlier of the time the employee has a right to transfer the shares or the right to employ dispose of the shares। वही बिल्कुल मैंने वही बात की है। वो कहते हैं कि इन दोनों सूरतों के अलावा जो है ना जो भी आपको अमाउंट जो है ना वो हासिल होगा, उनके ऊपर जो है ना वो ना वो सैलरी का हिस्सा बनेगा, ना वो टैक्स जो है ना वो लगेगा। लेकिन इस सूरत में क्या लगेगा, उनके ऊपर जो है ना वो सैलरी का हिस्सा बनेगा और उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो लगेगा। यही की सूरत ये यहाँ पर जो है ना मैंने लिखी है, ठीक है। वो इनके बारे में जो है ना वो बात कर रहा है। इसके अलावा जो भी अमाउंट आपको हासिल होगी, ठीक है ना, चाहे आपने कोई शेयर्स खरीद लिए हैं, लेकिन वो शेयर्स तो खरीद लिए हैं लेकिन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी सूरत में आप क्या होगा, आपके पास कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास सिर्फ राइट है, यानी आपके पास उस राइट को आपने एक्सरसाइज नहीं किया बल्कि कंपनी ने आपको राइट दिया है, तो उस सूरत में इसकी जितनी भी वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पर कंपनी ने 10,000 आपके शेयर दिए हैं, इसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल समराइज था, मैंने समराइज किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को आपने जाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है अपने शेयर करनी है, उन लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो इस फ्रीली अवेलेबल कंटेंट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है उससे जो है वो फ़ायदा जो है उठा सके। और आपके कमेंट बॉक्स में जो है आपने ज़रूर अपने राय का इजहार करना है कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है पूछिएगा, मैं इसका जो है वो आंसर दूंगा। और मैं हमेशा जो है वो क्वेश्चन को जो स्टूडेंट रेस करते हैं, मैं इसको हमेशा इनको इंकरेज करता हूँ, इनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो आपका कोई क्वेश्चन बनता है आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। दुआओं में याद रखना और अल्लाह हाफ़िज़।